गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। हम सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट का टॉपिक बायो जियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये टॉपिक रीड करेंगे। तो इसमें हमें कार्बन का साइकिल पढ़ना है, नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ना है, फॉस्फोरस का साइकिल पढ़ना है और सल्फर का साइकिल पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं बायो जियोकेमिकल्स साइकिल क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, फिर उनमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो कोई भी बायो जियोकेमिकल साइकिल इस प्रकार से होता है कि प्लांट कुछ चीज़ फूड बनाते हैं, वो फूड फिर ह्यूमंस लेते हैं या एनिमल्स लेते हैं। फिर वो एनिमल्स से जब एनिमल्स वो ह्यूमन डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके डिकम्पोजिशन से वो चीज़ वापस सॉइल में मिल जाती है और सॉइल से वापस प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, न्यूट्रिशन का, मिनरल्स का, खनिज लवण का, पोषक तत्वों का। तो इसी को ही बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा गया है। बायो इसलिए क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें हेल्प करते हैं, प्लांट और एनिमल और ह्यूमन इसमें हेल्प करते हैं। जियो वर्ड इसमें इसलिए आता है क्योंकि हम सारी चीज़ें हम कोई भी चीज़ें भूमि से लेते हैं और वापस भूमि के अंदर ही चली जाती है। और केमिकल वर्ड मीन्स इसमें कुछ और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल का मीनिंग समझ में आ गया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में अभी तक किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि हरे पौधे अपनी वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश एवं CO2 के अलावा मिट्टी से जल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। ये खनिज तत्व भोजन के साथ खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोष स्तरों से गुजरते हुए जंतुओं की मृत्यु के बाद अपघटन क्रिया द्वारा फिर से मृदा में मिल जाते हैं। ठीक है, वापस मृदा में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये खनिज तत्व बारंबार चक्रीय रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होकर पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोष स्तरों की यात्रा कर फिर से मृदा को प्राप्त हो जाते हैं। तो खनिज तत्व मिट्टी से ही पौधों को मिलते हैं। उन पौधों को फिर एनिमल्स या ह्यूमंस खाते हैं और वो ह्यूमंस से और एनिमल्स के डेड होने से या अपघटन की प्रक्रिया होने से वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से खनिज तत्वों की भूमि से जीवों में होते हुए फिर से भूमि में मिल जाने की चक्रीय परिक्रमा को जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल या मिनरल साइक्लिंग या परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि किसी भी मिनरल्स की जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। तो पारिस्थितिक तंत्र की निरंतरता को बनाए रखने हेतु खनिज तत्वों व अन्य पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आवश्यक है। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले पदार्थों में से कुछ ऑक्सीजन व CO2 अपना परिसंचरण वायुमंडल में पूर्ण कर लेते हैं। तो इस बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस भी कंप्लीट हो जाता है। ये सभी खनिज तत्व अलग अलग मात्रा में वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल में मौजूद होते हैं। सभी सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार इन स्थानों से आवश्यक तत्वों का अवशोषण कर एक चक्र के रूप में इनकी यात्रा को संचालित करते हैं और चक्र के पूरा हो जाने पर इन तत्वों को वापस मृदा में पहुंचा दिया जाता है। तो जैव भू रासायनिक साइकिल 3 प्रकार के होते हैं: जल चक्रण, गैसीय चक्रण व अवसादी चक्रण। जल चक्रण को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसमें आ जाता है जल का परिचक्रण, कि जल कैसे मिट्टी में पहुंचता है, मिट्टी से फिर पादपों में पहुंचता है, पादपों से फिर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा वापस आकाश में चला जाता है, फिर बारिश के थ्रू वापस मिट्टी में आता है और ज़मीन पर आता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो ये तो होता है वाटर का साइकिल। फिर है गैसीय चक्रण या गैसियस साइकिल। तो यहाँ सजीवों के लिए इच्छित एवं आवश्यक खनिज तत्व गैसीय रूप में पाए जाते हैं तथा वायुमंडल इनकी आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होता है। इसमें हमें कौन कौन से साइकिल को पढ़ना है: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन। तो हमारे सिलेबस में कार्बन और नाइट्रोजन
मेंशन है, तो दो हमें पढ़ने हैं गैसीय चक्रण के कंपोनेंट, नाइट्रोजन एंड कार्बन। फिर आता है थर्ड प्रकार अवसादी चक्रण या सेडिमेंट्री साइकिल। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पौधों द्वारा जल के विलयन के रूप में भूमि से अवशोषित किए जाते हैं। इन आवश्यक तत्वों का वाष्पीकरण नहीं होता है, अतः ये मृदा में ही एकत्रित रहते हैं। ऐसे हैं मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर। तो फास्फोरस और सल्फर हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें सेडिमेंट्री साइकिल और अवसादी साइकिल के दो प्रकार पढ़ने हैं। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के टाइप्स पता चल गए। अब हम तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल। तो ये गैसीय चक्र या गैसीय साइकिल का एक प्रकार है। तो देखिए, पहले हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि कार्बन हमें कहाँ से मिलती है। तो पौधों से स्टार्ट करते हैं। पौधे श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेंगे मनुष्य के समान ही, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। और श्वसन की प्रक्रिया के विपरीत पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस हो जाता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन की प्रक्रिया में बाहर निकालते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और पौधे श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस हो जाता है। फिर देखिए, इसी ऑक्सीजन को जीव यूज़ करते हैं या एनिमल या ह्यूमन यूज़ करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, और वही ह्यूमन्स या एनिमल श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के श्वसन वाली और जीवों के श्वसन वाली वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्लांट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और पौधों में भी पौधों के अगर हम कुछ पार्ट्स को खाते हैं वेजिटेबल, फ्रूट या फ्लावर के रूप में या यूज़ करते हैं, या जानवर जो होते हैं एनिमल्स वो एज इट इज़ घास के रूप में खाते हैं या चारे के रूप में खाते हैं, तो उनमें भी अगर फूड है तो वो भी स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में भी है। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता ही है, C6H12O6। तो अगर फूड भी हम लेते हैं तो उसमें ये कार्बन प्रेजेंट है, तो वो कार्बन भी खाद्य पदार्थ द्वारा जीवों के बॉडी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो यही होता है कार्बन साइकिल। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से है। मुख्यतः यह एक गैसीय चक्र है, गैसीय साइकिल है। सभी सजीवों के लिए वायुमंडलीय CO2 कार्बन का मुख्य स्रोत है। हमारे वायुमंडल में CO2 का आयतन केवल 0.03% माना गया है। सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का कार्बन एक प्रमुख आधारी तत्व होता है। इस CO2 को पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग में लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह स्वपोषी हरित पादप पारिस्थितिक तंत्र में भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए प्लांट को क्या कहा गया है, उत्पादक कहा गया है। विभिन्न उपभोक्ता प्राणी अपने भोजन हेतु इन उत्पादकों का भक्षण करते हैं तथा इन उपभोक्ता प्राणियों की मृत्यु के पश्चात इनके मृत कार्बनिक अवशेषों का अपघटन सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं या अपघटकों द्वारा कर दिया जाता है। तो प्लांट्स को ग्रहण करने से ह्यूमंस या एनिमल्स में वो कार्बन जाएगा, फिर ह्यूमन की एनिमल की मृत्यु हो जाएगी तो वो वापस सॉइल में मिला दिया जाएगा या वापस एयर में मिला दिया जाएगा कार्बन। तो इस तरह से कार्बन फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो पृथ्वी पर कार्बन के अन्य स्रोतों में भूगर्भ में संचित कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाला धुआं आदि पाया जाता है। तो कार्बन के स्रोत और कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और
कार्बन के हमें स्रोत देखने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन में हम CO2 ही मेंशन करते हैं। कार्बन में ये कार्बोनेट भी आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ जाता है, दूसरे ये कार्बन के प्रोडक्ट हैं वो भी आ जाते हैं, सब शामिल होते हैं। जिसमें भी C आता है, कार्बन आता है, वो सब इसके स्रोत माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं में भी वायुमंडल CO2 को प्राप्त हो जाती है। भूगर्भीय CO2 एवं भूगर्भीय वायुमंडलीय CO2 एवं भूगर्भीय स्रोतों के अतिरिक्त समुद्र में भी कार्बन का एक स्रोत माना जाता है, जहाँ वायुमंडल से भी 50 गुना अधिक कार्बन कार्बोनेट यौगिक के रूप में प्रेजेंट रहती है। बरसात के समय वायुमंडल की CO2 जल में घुलकर समुद्र में पहुंच जाती है, वहां उससे कार्बनिक अम्ल बनता है और कार्बोनेट पदार्थों का अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये कार्बोनेट पदार्थ ही अंत में चूने के पत्थर लाइमस्टोन में परिवर्तित हो जाते हैं तथा समय समय पर रासायनिक क्रिया व अपरदन के द्वारा इनसे CO2 का निर्माण होता है। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेन के थ्रू समुद्र में चली जाएगी और उससे फिर कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। कार्बनिक अम्ल बनने से फिर कार्बोनेट पदार्थ बन जाएंगे और वो कार्बोनेट पदार्थ जम जाएंगे समुद्र में, फिर धीरे धीरे उनसे CO2 रिलीज होती रहेगी। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों व प्राणियों में श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप भी CO2 की बहुत बड़ी मात्रा वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कार्बन चक्र है वो किस किस कार्बन चक्र में कार्बन किस किस रूप में प्रेजेंट रहता है और वो कहाँ किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और किसके द्वारा यूज़ किया जाता है। इतना ही कार्बन साइकिल में करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं